सफल खेती, सफल किसान, खुशहाल रहे हिंदुस्तान। जी हाँ, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं झुमकी बहन आपको जोहार करती हूँ और साथ ही गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, और जैसा कि हम हमेशा अपने दिखाते कार्यक्रम हैं की आपको, शुरुआत करते बिल्कुल, हैं कृषि समाचार से। तो आज भी किसान भाइयों हम कृषि समाचार से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, तो क्यों झुमकी आइए बहन? देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। कंप्यूटर पर कृषि से संबंधित तमाम जानकारी ले सकते हैं किसान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ट्राइबल सब प्लान योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। लत्तीदार सब्जियों में लाल कीट के रोकथाम में कारगर है सेविंग नामक दवा। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसके मदद से किसान अपने कंप्यूटर पर कृषि संबंधित ढेर सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसमें राज्य स्तर, केंद्र स्तर या प्रखंड स्तर की सूचना भी रहेगी। इस नीति के अंतर्गत किसान को पहले इसका सदस्य बनना पड़ेगा। इसके बाद वो कृषि संबंधित SMS भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान इस पोर्टल का उपयोग कहीं से भी कर सकते हैं। वे अपने यहाँ हो रही खेती पर सलाह मांग सकते हैं, सरकारी स्कीम की जानकारी ले सकते हैं और कृषि विशेषज्ञों से सीधे बात कर सकते हैं। इसमें खाद, बीज, कीटनाशी की कीमत भी रहेगी और मौसम के अनुसार सुझाव भी उपलब्ध होंगे। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से ट्राइबल सब प्लान योजना पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को खेतीबाड़ी में तरक्की करने के लिए प्रशिक्षण सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें इस योजना से जोड़ना है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय उद्यान विभाग को योजना दी गई है, ट्राइबल सब प्लान। इसमें मुझे 2 डिस्ट्रिक्ट दिया गया है आदिवासियों के लिए सर। तो हमने झारखंड में साहिबगंज और रांची 2 डिस्ट्रिक्ट चुना और मुझे सिर्फ आदिवासियों के जन कल्याण हेतु ही योजना बना करके और सब्जियों की खेती या सब्जी हॉर्टिकल्चर में वो किस तरह उद्यान में वो प्रगति करें, आगे बढ़ें, उपजा के उसका वैल्यू एडिशन करते हुए उसके बारे में योजना दी गई है। गर्मा मौसम में लत्तेदार सब्जी फसलों में लाल कीट पत्तियों को खाकर फसल को बर्बाद कर देता है। कृषक बंधु अपने लत्तेदार सब्जी फसलों को लाल कीट से बचाने के लिए 2 ग्राम सेविंग नामक दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और पत्तियों तथा जड़ों पर छिड़काव करें। जो किसान अभी गर्मा मौसम में लत्तीदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो अपने फसलों में लगने वाले लाल कीट के आक्रमण से सावधान रहें, क्योंकि लाल कीट जब पत्तियों को खाने लगता है तो पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है और पौधे मुरझाने लगते हैं। इस लाल कीट के नियंत्रण के लिए किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर अमल करें। किसान भाइयों, जो आप अपने खेत में लत्ती वाले सब्जी का बीज बुआई किए हैं, लगाए हुए हैं, तो पहले जो है जो लाल कीट आता है जो पत्ती को खा जाता है, तो उसके देखभाल के लिए सेविन नामक दवा जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप उसके पत्ती के ऊपर छिड़काव करें, उसके जड़ के आसपास छिड़काव करें तो उससे नियंत्रण होगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, अगर आपके घर में राख है तो राख में थोड़ा सा मिट्टी तेल मिला करके उसको भी अगर पत्ती के ऊपर छिड़काव कर देंगे, छिड़काव कर देंगे तो आपको उससे नियंत्रण हो जाएगा। बोदी की खेती के लिए झाड़ीदार और लत्तीदार दोनों किस्मों का चयन किया जाता है। झाड़ीदार किस्मों से बेहतर उपज लेने के लिए CP4, अर्का गरिमा और कोमल लगाएं, जबकि बोदी की लत्तीदार किस्मों में ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। जो किसान बोदी की खेती करना चाहते हैं वो अच्छे जल निकास वाले दोमट मिट्टी या थोड़ी चिकनी मिट्टी वाले खेतों का चयन करें, लेकिन क्षारीय मिट्टी वाले खेत में बोदी की फसल ना लगाएं। बोदी के लिए झाड़ीदार और लत्तीदार दोनों किस्में लगा सकते हैं। दोनों किस्मों से बेहतर पैदावार पाने के लिए सदा अनुशंसित और उन्नत प्रभेद ही लगाएं। झाड़ीदार बोदी के उन्नत प्रभेद हैं CP4, अर्का गरिमा और पूसा कोमल। लत्तीदार बोदी के उन्नत प्रभेद हैं बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता व स्वर्ण हरिता।
आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाने जा रहे हैं जो कृषि जगत में अपने इलाके के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी कामयाबी इनके खेती करने के तौर तरीकों में है, जिसकी बदौलत ये हर फसल में अच्छी उपज पाते हैं। जिसे जिस काम से प्यार होता है, लगाव होता है, वो अपने काम की बेहतरी के लिए फिक्रमंद रहता है। उसकी यही फिक्रमंदी उससे बेहतर काम करवा लेती है। आज हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं वो भी कुछ ऐसे ही स्वभाव के हैं और यही वजह है कि आज उनकी गिनती एक सफल किसान के रूप में होती है। खेती करते हैं मक्का का, गेहूं का, मटर का, राई का, इस सब का खेती, मसूर का, इस सब का खेती हम लोग जो है रबी फसल में लगाते हैं। अब फायदा तो है, तबे ना हम लोग सारा परिवार को मेंटेन और पालन पोषण करते हैं। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.2 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। मंडी भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2200 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2600 रुपये, गेहूँ 1575 रुपये से 1625 रुपये, चना 4600 रुपये से 4800 रुपये, दाल अरहर 6700 रुपये से 6900 रुपये, दाल मसूर 4200 रुपये से 4400 रुपये, दाल चना 5700 रुपये से 5950 रुपये, सरसों तेल 9900 रुपये से 10000 रुपये, चीनी 3200 रुपये से 3300 रुपये, आलू 600 रुपये से 650 रुपये और प्याज 1150 रुपये से 1250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली खेती बाड़ी के बारे में, मौसम की मिजाज के बारे में और मंडी के भाव के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है पिटारा खोलने का, है ना? लेकिन पिटारा खोलने से पहले किसान भाइयों हम लेंगे एक छोटा सा विराम। जी हाँ। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। अब तो आप पिटारा खोलेंगे ना? बिल्कुल पिटारा खोलूंगा भाई। किसान भाइयों को इंतजार है कि भाई आज क्या जानकारी देने वाले हैं। तो अभी किसान भाइयों, गर्मी का मौसम है और आपने अपने खेतों में अरहर की फसल जरूर लगा के रखी होगी। और झारखंड में खास करके अरहर की जो फसल होती है वो काफ़ी मात्रा में लोग किसान करते हैं। तो अभी किसान भाइयों, आपको अरहर फसल की देखभाल भी करनी है। तो इसकी समसामयिक देखभाल क्या हो सकती है, आज इस विषय पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिनकी बहन डॉक्टर नीरज कुमार जी। तो चलिए डॉक्टर नीरज कुमार जी से जानकारी लेते हैं, अरहर की समसामयिक देखभाल कैसे करें। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो अरहर की फसल है वो देर से लगती है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो किसान भाई इससे कैसे निपटेंगे और वो क्या जो है उनके साथ समस्याएं हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। किसान भाइयों, अरहर की 3 तरह की किस्में हमारे पास उपलब्ध हैं, जो जल्दी कट जाती हैं और कुछ मध्यम अवधि की हैं और कुछ देर से तैयार होने वाली किस्में हैं। तो अगर आपको अभी खेत में अरहर नज़र आ रही है तो वो देर से कटने वाली किस्में हैं। लगाई तो सब समय से ही जाती हैं, लेकिन कटाई में अंतर होता है। कुछ जनवरी में कटती हैं, कुछ फरवरी मार्च में और कुछ मार्च के आखिरी में या यहाँ तक कि अप्रैल के शुरू तक वो कटती हैं। तो अभी समस्या ये है कि जो देर से तैयार होने वाली अरहर की जो किस्में खेत में हैं, लगी हुई हैं, उसमें कीड़े की समस्या हो रही है। फली छेदक कीट जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि सही समय होता है जब आधी फूल आ जाती है फसल में, उस समय हमें दवा डालना चाहिए होता है। लेकिन अभी भी अगर कीड़ा फली में नज़र आ रहा है, छेद नज़र आ रहा है, तो आपको इंडोक्साकार्ब साथ ही साथ मोनोक्रोटोफास, इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले इंडोक्साकार्ब आप आधा ml 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें। उसके 10 दिन के अंतराल पे फिर मोनोक्रोटोफास करीब 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें। तो इससे जो फली छेदक कीड़े हैं अभी भी उनसे आपको निजात मिल जाएगा। सर, अभी मध्यम अवधि में जो है हमारे अरहर की जो फसल है, इसमें की कटाई हो रही है, उसके भंडारण हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप हमें बताएं। मध्यम अवधि की जो किस्में हैं अरहर की, वो हमारे किसान भाई अभी काट चुके हैं या फिर काट रहे हैं। तो इसमें हमें ये कहना है उनसे कि आप कटाई के समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि फसल जो है परिपक्व हो गई हैं। 75% से ज़्यादा फली जो हैं वो पक जानी चाहिए। तो ये कटाई का सही समय है। अगर आप देरी करेंगे तो फिर फसल झड़ने लगती है खेत में, या फिर अगर आप पहले काट देंगे तो भी फसल कच्ची रह जाती है, दाने अच्छे से फली से नहीं अलग हो पाते हैं। और अभी बारिश हो गई है और आप ये ज़रूर ध्यान दें कि किसी भी हालत में जब आप फसल को काटें तो फसल गीला नहीं हो, या फिर भंडारण के समय भी हमें ये ध्यान देना है कि उसे सही तरीके से हम अच्छी तरह से सुखा लें, क्योंकि इसमें जो नमी होता है वो हमको 10 से 12% नमी रखना होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा नमी होगी तो कीड़े मकोड़े का प्रकोप होगा भंडारण के समय,
और भंडारण करते समय भी खास ध्यान ये रखें कि जिस भी जगह पे आप भंडार कर रहे हैं फसल का, वहाँ पे मालाथियान दवा से उपचार करके आप चाहे वो गनी बैग हो या फिर सीड बीन हो उसको, या फिर जो आपका जो घर है जिसमें आप रख रहे हैं वो हवादार होना चाहिए और उसमें कोई धूप अगर आ रही हो, हवा का आना जाना हो, तो ये सब भंडारण के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मालाथियान दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप अपने घर में भी स्प्रे कर दें और जो बोरी या फिर सीड बीन जहाँ आप रख रहे हैं उसमें भी आप उसको स्प्रे करें ताकि भंडारण उसका उचित हो सके। और जब आपको जून महीने में जब आपको बीज की ज़रूरत हो तो आप वहाँ से सही बीज निकाल सकें। राइजोनियम क्या है, कल्चर क्या है और इससे हमारे किसानों को क्या लाभ हो सकता है, वो भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। राइजोबियम कल्चर हमें इसलिए करना होता है क्योंकि जो वातावरण में नाइट्रोजन है किसान भाइयों, उसका हमारे पौधे में मिलना आवश्यक है। और अगर हम इस बीज को दलहनी फसल में राइजोबियम कल्चर का हम इस्तेमाल करते हैं और अरहर में खास करके करते हैं, अगर इसके बीज को हम राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें तो वातावरण का जो नाइट्रोजन है वो हमारे पौधे की जड़ों में आ पाता है बीज के माध्यम से, और उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है और उसमें फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। अब रही बात कि हम राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो ये बड़ा ज़रूरी है। जब आप बीजोपचार करते हैं बेवेस्टीन से, तो बीजोपचार के तुरंत बाद आपको राइजोबियम कल्चर का पैकेट मिलता है। ये एक पैकेट करीब आधे एकड़ खेत के लिए होता है। जैसे कि अरहर का 4 किलो बीज आप एक पैकेट से आप उपचारित कर सकते हैं। आप 100 ग्राम गुड़ ले लें और आधा लीटर पानी में उस गुड़ को उबालें और ठंडा होने के बाद वो एक पैकेट राइजोबियम कल्चर मिला दें और उसका घोल बनाएं लकड़ी से आप चला करके या किसी चीज़ से, और आप देखेंगे उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो वो जो 4 किलो हमने जो बीज की मात्रा बताई, या फिर कोई और फसल ले रहे हैं तो आधे एकड़ बीज आप उपचारित कर सकते हैं उस एक पैकेट से। और आपको उसमें बीज को डालना चाहिए और हल्के से उसको हिलाना चाहिए। आप देखेंगे काला काला सा लेप बीज के बाहरी कोट पे लग जाता है, उसको छाए में सुखा दें आधे 1 घंटे, उसके बाद तुरंत बुआई करें। इससे 20 से 25% तक आपका उत्पादन दलहनी फसल का ज़्यादा हो जाता है। तो ये बड़ा आवश्यक है जो हमारे किसान भाइयों को अब करने की ज़रूरत है और बहुत सारे किसान भाई करना शुरू कर दिए हैं। सर, अभी आपने हमें बताया कि जो है काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, जरा वो भी हमें विस्तार से बता दें। जैसे एक तो हमने कहा कि पानी के जमाव से वो पौधे सड़ जाते हैं, और दूसरी समस्या अभी दलहनी फसल में या अरहर में खास देखी जा रही है उकठा रोग की समस्या। आप जाएंगे खेत में किसान के देखेंगे तो पौधे ऊपर से सूखने शुरू होते हैं। किसान नहीं समझ पाते हैं कि ये पौधे सूख क्यों रहे हैं। ऊपर से धीरे धीरे पौधे सूखने लगते हैं और तना उसका हरा ही रहता है। जब आप ऊपर खींचेंगे उसको, मिट्टी से हटाएंगे तो बहुत आसानी से वो निकलता नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें उकठा रोग हो गया है। तो या तो आप ऐसे बीज का इस्तेमाल करें जिसमें ये रोग नहीं आता हो, रोग रोधी किस्म जो है उकठा के लिए उसको इस्तेमाल करें, या फिर आप 2-3 साल के अंतराल पे खेत को बदल दें। उस खेत में आप अरहर को ना लगाएं। अगर आप 2 साल 3 साल खेत को छोड़ देंगे और वापस फिर अरहर उसमें लगाएंगे तो उकठा रोग नहीं आएगा और इसकी समस्या कम हो जाएगी। कुछ किस्में अच्छी हैं, बिरसा अरहर एक जो है उसमें ये उकठा रोग नहीं लगता है। आप उपास 120 जो जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं उसमें भी ये रोग नहीं लगता है। तो आप इन सब किस्मों का चुनाव करें, NDA 1 का चुनाव करें, मालवीय अरहर 13 का चुनाव करें, जो हमारे प्रदेश में अच्छी उपज देती है और इसमें ये बीमारी ये नहीं आती है। और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो है खेत का चुनाव वो किस प्रकार से करें और इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, इनसे क्या लाभ भी होता है, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, किसी भी फसल की बुआई अगर आप समय पे करते हैं, सही बीज को लेकर के करते हैं, क्योंकि आप देख लें आप बहुत अच्छी तरह से खेती करते हैं और बीज का चुनाव सही नहीं होता है, प्रभेद का चुनाव सही होना, तो प्रभेद बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे अरहर में कुछ पर परागण भी होता है और आप इस साल लगा रहे हैं और अगली बार जब काट रहे हैं तो वो सही बीज आपको नहीं मिलता है। तो बीज का सही शुद्धिकरण भी ज़रूरी होता है और ये अरहर में ये समस्या होती है। तो कोशिश करें कि अरहर की जो किस्म है वो हर बार हम उसको ख़रीदें, इंतज़ाम करें, क्योंकि आपके पास वो पर परागण हो जाएगा और उसमें मिश्रण आ जाएगा बीज का, तो वो उससे आप बचें और समय पे बुआई करें। जो उचित मात्रा है उर्वरक की वो समय पे दें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो दवाओं के लिए तैयार रहें। इन दिनों बीजोपचार जो करते हैं बेवेस्टीन से तो करते ही हैं हम, करीब
2 ग्राम जो दवा है बेबिस्टिन वो लेते हैं और 1 किलो बीज को उपचारित करते हैं। इसके अलावे हमको राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना है। अगर कीड़े से बचाना है तो क्लोरोपायरीफास से भी हमें उपचारित करना है। और इन सारी चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो ज़रूर ही ज़रूर आपको बहुत अच्छी उपज अरहर की आपको मिलने जा रही है, क्योंकि यहाँ के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अरहर बहुत अच्छी फसल है जहाँ तक खरीफ फसल की बात है। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारियाँ दी और विशेष जानकारियाँ दी। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। अगले अंक में कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई। नमस्कार। वाह, बहुत बढ़िया रहा ना। हाँ झुमकी बहन, और एक चीज और कि हम तो यही सोच रहे थे कि अभी जो किसान भाई अरहर का जो खेती लगा के रखे हैं उसकी समसामयिक देखभाल कैसे होनी चाहिए, इस विषय पर हम जानकारी दिलवा रहे थे किसान भाइयों को। लेकिन किसान भाइयों को साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल गई कि खरीफ के मौसम में अगर आप अरहर लगाने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सा प्रभेद लगाना है, कैसे लगाना है, इन तमाम बातों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिल गई। बिल्कुल सही कहा, एक पंथ नहीं दो काज हो बिल्कुल गया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको आज पता है हमारे जो मंगरा दादा थे वो भी एक सफल किसान बन गए हैं और आज निमंत्रण है मछली भात खाने की। मछली? बिल्कुल। अरे हाँ किसान भाइयों, हम तो बताना ही भूल गए कि भाई आज झारखंड में, आप लोग भी जानते होंगे कि झारखंड में मछली पालन भी एक अच्छा व्यवसाय है और बहुत सारे किसान इससे जुड़ रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। और जानती हैं झुमकी बहन, मछली पालन को क्या कहा जाता है? क्या? ATM। हाँ, जब चाहिए जाल डालिए तालाब में, मछली निकालिए और रुपया पॉकेट में डाल लीजिए। अच्छा, ये बात है, बहुत अच्छा व्यवसाय है मछली पालन। बिल्कुल सही कहा। और हम किसान भाइयों को एक ऐसे ही किसान से भी मिलवाने जा रहे हैं जो इस ATM का फायदा उठा रहे हैं। और क्या नाम है उनका? मैं समझ गई आपका इशारा, आप मिलवाना चाह रहे हैं कमलेश सिंह बिंझिया जी के। तो देर किस बात की, चलिए मिलते हैं किसान भाई। कमलेश जी, बताइए कि अभी आपने जो मत्स्य पालन शुरू किया है, इससे पहले आप किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? पहले खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे, साग सब्जी उगाते थे। उससे पहले फूल का भी खेती किया करते थे। मतलब सब चीज़ का खेती करते हाँ, थे। फूल फिर का। अचानक से आप इस मत्स्य पालन में कैसे रुचि दिखाएं? हमको बहुत ही इसमें रुचि था और हमारे पूर्वज का मेरा दादू थे, पहले हम लोग का तालाब था। उसके बाद से हम लोग का बहुत चॉइस था, हम लोग खाने पीने के लिए भी बहुत रुचि था। तो बाबा भी बोले कि मछली कहाँ खरीद के खा सकते हो, उससे अच्छा अपना तालाब बनाएंगे, फिर अपना से फिर पालेंगे, 2 पैसा आमदनी भी होगा और आमदनी के साथ में खाने का भी। तो ये जो मत्स्य पालन आपने शुरू किया, इसके पहले आपके पिताजी भी यही काम करते थे? जी हाँ। तो जब चारों, आपने तो कहा कि हमने सब्जी भी उगाया, फूल भी उगाया, इन सब को उगाया, उसके बाद मछली पालन में आए, इसकी जो जानकारी है आपको कहाँ से मिली और कौन कौन से जीरा जो है इसमें डालते हैं? जी, क्या बोलते हैं, अभी हमको प्रशिक्षण प्लांडू केंद्रीय बागवानी के धनंजय महतो के माध्यम से हमको मिला और ट्रेनिंग 5 दिवसीय चला था। उसके बाद आपका वहाँ से आने के बाद हमको जैसा चारा, मछली को चारा देना पड़ता है। और पहले तो हम लोग चारा और कुछ नहीं देते थे। चारा नहीं देने के चलते हम लोग का मछली सही नहीं, वजन में भी कम हो जाता था और उसको वजन कम होने के चलते, और अभी जैसे चारा देते हैं, चारा देने से हम लोग को ज़्यादा फायदा हुआ थोड़ा सा। तो इस जो तालाब है, इस तालाब में कौन कौन सा जीरा डाले हैं आप? पहले कतला है, उसके बाद सिल्वर कप, उसके बाद ये रेहू, उसके बाद ये ग्राप्स और उसके बाद निचला सतह में है गोल्डन है। और ये तो इन सब के लिए जो जीरा आपने डाला, इसकी व्यवस्था आप कहाँ से करते हैं और कहाँ किस किस जगह से आप लाते हैं? हम लोग तो अभी कुछ जानकारी नहीं था पहले, इसलिए हम लोग लोकल व्यापारी से लेते थे। और अभी तो जानकारी हो गया हम लोग को, तो अभी वहाँ शालीमार हुआ, चाहे यहाँ बटन तालाब से। और तालाब की देखभाल आप किस प्रकार करते हैं? पहले जीरा छोड़ने से पूरा तालाब का जितना घास रहता है पूरा साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद आपका उसमें ये
चूना डाल देते हैं। चूना डालने के बाद 10 दिन के बाद हम जीरा छोड़ेंगे। डालने की कितने समय के बाद आप इसको निकाल करके बाजार में ले जाएंगे? हमको करीब आपका 6 महीने के बाद से 6-7 महीना से। तो क्या मूल्य मिल पाता है आपको? उसमें 6 महीना में आपका वही 50 ग्राम 150 ग्राम आ जाएगा। तो इस शुरू की प्रक्रिया जीरा डालने से और 6 महीने के बीच में करीब आप इसकी देखभाल कैसे करते हैं? जाल से। क्या करते हैं जाल से? जाल फेंक के उसको ही करेंगे, क्या निकालेंगे मछली को, तभी पता चलेगा। तो जब मछली आपका बड़ा हो जाता है और बाजार में ले जाते हैं तो किस भाव से आपको मिलता है? अभी हम लोग 110 के भाव में बेचते हैं केजी का। बाजार भाव जो रहता है उसके अनुसार मिल जाता है। जी। तो मछली उत्पादन करने में आपको कितना लाभ सालाना हो जाता है? सालाना करीब हमको हो जाता है वही, अभी हमको शुरुआत में वही 10,000 रुपया। यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक ही तालाब है, जी। ठीक है। तो आसपास के लोग क्या इसमें बर्बादी करते हैं या फिर आप जब नहीं रहते होंगे तो मछली निकाल के ले जाते हैं? हाँ, वैसा होगा। तो उसकी देखभाल के लिए आप किसी को रखे नहीं हैं? देखिए, रात को तो नहीं पहरा कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बांस को डाल देते हैं। बांस डालने से क्या होगा कि जाल भी लगा देगा ना तो फंस जाएगा जाल, इसीलिए हम लोग बांस डाल देते हैं, नीचे कचड़ा उचड़ा डालते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कामेश्वर जी ने कितनी अच्छी से मत्स्य पालन किया है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ट्रेनिंग का उपयोग कर रहे हैं। तो आपने हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इसे देखने के बाद तो मुझे जल्द से जल्द मंगरा दादा के घर जाने का मन कर रहा है। अरे मंगरा दादा के घर तो चलेंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम तो समाप्त कर लें। बिल्कुल, जल्दी से समाप्त कीजिए और हमें मछली झोर खिलाइए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम का समय हो रहा है और तो हम जाते जाते आपको अपना पता जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि आप अपना जो सुझाव है, आपकी जो समस्या है वो हम तक लिख करके भेज सकें, तो पता फटाफट बताइए। बिल्कुल बताऊंगी, फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।